पिछले कुछ समय से सरकार पर्यावरण और प्रदूषण दोनों को लेकर गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पर्यावरण का स्तर जानने के लिए 10 शहरों में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। विज्ञान भवन में पर्यावरण के 2 दिनों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मोदी ने 10 शहरों में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ भी चलाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने रिसाइकलिंग की परंपरा को भारत में सदियों से जारी रहने का जिक्र करते हुए कहा, यह दुनिया के लिए नई चीज होगी, लेकिन हमारी तो सहज प्रकृति ही रिसाइकलिंग की रही है। हम उस परंपरा में पले हैं, उन नीति नियम और बंधनों में पले बढ़े लोग हैं जहां प्रकृति को परमेश्वर के रूप में माना गया है, जहां पर प्रकृति की पूजा को सार्थक माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ प्रदूषण के लिए गंभीर दिखे और पर्यावरण के लिए चिंता जताई, बल्कि वो इनको बचाने के लिए दादी के नुस्खे भी सुझाए। केंद्र में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना 35वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस खास मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। देश भर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खास तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। 1984 में पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीट हासिल हुई। लेकिन हाल में 8 करोड़ 80 लाख सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 1991 से अब तक जब भी पार्टी सत्ता से बाहर रही, लोकसभा में विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी का ही रहा। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल में केंद्र के साथ साथ 13 राज्यों में खुद के बल पर या फिर सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है। स्थापना दिवस के मौके पर सभी ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में पार्टी और नए आयाम अपने लिए स्थापित करेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने जनता परिवार के विलय को चूके हुए लोगों का गठबंधन बताया। रामविलास पासवान ने जनता परिवार के तमाम नेताओं पर आरोप लगाया कि वो मौका परस्त राजनीति करते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। इसके साथ ही प्रोन्नति में आरक्षण और न्यायपालिका में भी आरक्षण की मांग केंद्रीय मंत्री ने की। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के संकेत दिए। केंद्रीय मंत्री ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि बनारस को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बनारस, जो कि विविध संस्कृतियों वाला शहर है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हो रही है। रामविलास पासवान ने बसपा सुप्रीमो पर आरोप लगाया कि वो दलितों की मसीहा बनने की बात करती हैं, लेकिन उन्होंने जब जब सत्ता मिला तब दलितों को छोड़ स्व विकास पर ही ध्यान दिया। राजनीति में जनता परिवार भी अपनी अहम भूमिका निभाने को तैयार है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नरेश अग्रवाल जी तो उनसे बात करते हैं। सब जनता परिवार का बनना लगभग तय है, लेकिन आपको लगता नहीं कि अभी भी चुनाव चिन्ह को लेकर और पार्टी में अपनी भागीदारी को लेकर कुछ न कुछ लड़ाई चल रही है? कोई लड़ाई नहीं चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। चुनाव निशान भी तय हो गया, झंडा भी तय हो गया, पार्टी का नाम भी तय हो गया, नेता भी तय हो गया, कौन कौन पार्टी अभी आएंगी ये भी तय हो गया। अब भ्रम की स्थिति कहाँ रह गई है? ये तो जो डरे हुए हैं, जिन दलों को भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, वो भ्रम फैला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आप निश्चिंत होकर जाइए, जो जनता दल परिवार है कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है। जी नरेश अग्रवाल जी, जब भी कोई किसी पार्टी का अगुवा बनता है तो अक्सर देखने में आता है कि सभी लोग उसके घर पर जाते हैं, लेकिन जनता परिवार में मुलायम सिंह यादव ही सभी के घर जाकर उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ राजनीति की कोई नया कुछ कदम है ये? सर, ये तो बड़प्पन है मुलायम सिंह जी का, नेताजी का। ये नेताजी बड़े होकर भी लोगों के यहाँ जा रहे हैं और राजनीति में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। बस समझ लीजिए अच्छे दिन आ गए, घोषणा होने वाली है, उसमें इफ बट मत करें। जी चलिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल जी का कहना है कि जो जनता परिवार है वो देश में अच्छे दिन लाने की पूरी तरह से कोशिश करेगा। दिल्ली से अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। बिहार में सुशासन का सच एक बार फिर सामने आया है। यहाँ राजनीतिक कारणों से लोहिया की मूर्ति का शुद्धिकरण कर दिया गया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री
जीतन राम मांझी ने रविवार को सुपौल जिले के लोहिया चौक पर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, लेकिन छात्र आरजेडी लोहिया यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं को ये इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने लोहिया को शुद्ध करने के ख्याल से उसे गंगा जल से स्नान करा दिया। इन लोगों का आरोप है कि मांझी जी इस लायक अब नहीं रहे कि वो लोहिया की प्रतिमा को छुए। हालांकि जब इस मामले की भनक जिला प्रशासन को लगी तो उन्होंने आनन फानन में 4 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सदर थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। साथ ही पुलिस अब आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। हालांकि मांझी ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। जेडीयू नेता शरद यादव ने भी इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया है। नगर निकाय संशोधन विधेयक 2015 के विरोध में मेयर काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी लखनऊ में हुई। इस बैठक में मेयर काउंसिल ने प्रस्ताव पारित किया गया कि सरकार की ओर से लगातार दबाव बनाए जाने के बावजूद इस पूरे प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा। पहले विरोध प्रदर्शन होंगे, फिर राज्यपाल के पास जाकर विरोध प्रदर्शन कराया जाएगा और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। मेयर काउंसिल ने भी मांग की कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पूरे प्रस्ताव को वापस ले और नए सिरे से इस पर विचार किया जाए। वो प्रताड़ना है जो भारत के संविधान का खुला उल्लंघन है। इस धारा 16A के अनुसार महापौर को किसी भी आरोप में एक नोटिस मिलेगा और नोटिस मिलते ही वो अधिकार विहीन हो जाएगा और उसकी सारी पावर्स नगर आयुक्त में समाहित हो जाएगी जब तक जांच चलती रहेगी। बीजेपी का ये मानना है कि चूंकि जिन 12 नगर निगमों में से 10 पर उसका कब्जा है, लिहाजा सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि मेयरों को अधिकार मिले और इसीलिए लगातार कोशिश करके इन अधिकारों में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों का किया जाएगा पूरा टीकाकरण। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में अधिकतम टीकाकरण की दर सुनिश्चित करने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के जरिए मिशन इंद्रधनुष को लेकर सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी। इस योजना के तहत बड़े पैमाने पर हो रहे शिशु मृत्यु दर को भी कम किया जा सकेगा। यूपी में हर साल 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें से 3,50,000 बच्चे 5 की उम्र तक जीवित नहीं रह पाते। सरकार का मानना है कि संपूर्ण टीकाकरण से हर साल होने वाली मौतों से बच्चों को बचाया जा सकेगा। मिशन इंद्रधनुष एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। वैक्सीनेशन के सिलसिले में 7 प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको खत्म करने के लिए कल यूपी के बाराबंकी से इंद्रधनुष योजना की औपचारिक शुरुआत होनी है। गंगा प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे को लेकर इलाहाबाद में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। नमामि गंगे योजना के तहत इलाहाबाद नगर निगम के पास तकरीबन 300 से अधिक प्लास्टिक के डस्टबिन लगवाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया था, जिस पर नगर निगम इलाहाबाद ने ये डस्टबिन संगम के आसपास लगवा तो दिए, लेकिन इनकी लागत बाजार में उपलब्ध डस्टबिनों की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। आरोप यह भी है कि ये डस्टबिन जहां पर लगवाए गए हैं वो गंगा के तटों से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हैं, लिहाजा गंगा के प्रदूषण से इनका कोई लेना देना या सरोकार नहीं है। यहाँ से जो 4 किलोमीटर है जहाँ पे मतलब कोई जिसका यूज नहीं है वहाँ पे डस्टबिन है। जहाँ गंदगी हो तो डस्टबिन तो वहीं रखने चाहिए। एक डस्टबिन लगभग 11,000 रुपए की कॉस्ट, 4,000 का के आसपास तो इसमें बिन्स के प्लेटफॉर्म की 4,000 से कुछ ज्यादा ही है। इसके अलावा जो बिन्स और उसके फ्रेम की कॉस्ट है वो जो बाजार में 4,000 में उपलब्ध है, जो सिंटेक्स 6,000 में उपलब्ध है, वो 11-12,000 में क्यों लगाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और इसकी भी जाँच कराई जानी चाहिए। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले में अब सीबीआई की मांग की है। शिक्षकों के हंगामे, धरना, विरोध प्रदर्शन के साथ शुरू हुए मूल्यांकन के काम में अब एक नया पेच आ गया है। शिक्षकों ने इन तमाम मामलों को लेकर विरोध दर्ज कराया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस पूरे मामले में शिक्षा सचिव से भी शिकायत की है। दरअसल मामला सामने आया है कि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में अलग अलग विषयों के शिक्षक अलग अलग विषयों की कॉपियों की जांच कर रहे हैं। ऐसे में गणित के शिक्षक जहां विज्ञान की कॉपियां जांच रहे हैं, वहीं विज्ञान के शिक्षक
हिंदी की कॉपियां जांचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के माध्यमिक शिक्षक संघ ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे 9 टीचरों का जिक्र इस पत्र में किया गया है जिन्होंने मैनपुरी, फिरोजाबाद और लखनऊ जैसे जिलों में इस तरह की कॉपियां जांची हैं। इधर बोर्ड के सचिव नाथ वर्मा ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ऐसे मामलों की जानकारी DIOS को दे दी गई है। हिंदी के है वो इंग्लिश के टीचर से और जो मैथ का है वो हिंदी के टीचर से जांची जा रही है। बहुत ही बुरी तरह से बहुत ही बड़ा अपराध किया जा रहा है। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या पूरी की पूरी परीक्षा धांधली की शिकार हो गई है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने गंगोत्री हाईवे को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। लोक निर्माण विभाग की मदद से सड़कों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इस काम को करने के लिए 6 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत कर ली गई है। हम आपको बता दें कि 21 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। इसके मद्देनजर प्रशासन ने धरासू से गंगोत्री के बीच की 25 किलोमीटर की टूटी हुई सड़क की मरम्मत का कार्य भी शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर बेहद ही संजीदा दिख रही है। एक ओर जहां यात्रियों को सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस 4 धाम यात्रा की ब्रांडिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। 4 धाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के निमंत्रण को क्रिकेटर विराट कोहली ने भी स्वीकार कर लिया है। खास बात यह है कि विराट कोहली इस मुहिम में शामिल होने के लिए किसी तरह की कोई भी फीस नहीं ले रहे हैं। आगरा के बालूगंज में 2 मंजिला मकान में हुए धमाके के मामले में अभी तक आगरा पुलिस के हाथ जांच में खाली नजर आ रहे हैं। वहीं आतंकी अलर्ट को देखते हुए इस मामले में अब IB और आर्मी इंटेलिजेंस जांच कर रहे हैं। आगरा में 2 मंजिला मकान में 2 दिन बीतने के बाद भी पुलिस अपनी जांच में किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। वहीं पिछले दिनों आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फिदायनी हमले की आशंका को देखते हुए अब इस विस्फोट की जांच में IB और आर्मी इंटेलिजेंस भी आगे आई है। सिलेंडर धमाके और देसी बम से हुए धमाकों की आशंका के बाद जब पीड़ित बलजीत ने बताया कि उन्होंने 2 अज्ञात लोगों को मौके पर कुछ फेंक कर मोटरसाइकिल पर भागते हुए देखा, तो अब ये मामला किसी साजिश की ओर रुख कर गया है। अब ये साजिश आतंकी है या रंजिशन, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं इस धमाके में एकमात्र जिंदा बची 3 बहनों में से अकेली बहन नेहा ने बताया कि धमाके के बाद का खौफनाक जो मंजर था, उससे हर किसी का दिल दहल सकता है। ताजनगरी में हुए धमाके की चर्चा आज देश की हर गली और हर नुक्कड़ पे हो रही है और वाकई में एक बहुत चौंकाने वाला जो पूरा मामला सामने निकल के आया है। असल में धमाके के वक्त क्या हुआ था, इस वक्त हम उस चश्मदीद और प्रत्यक्षदर्शी के साथ हैं जिसने वाकई में उस पूरे मंजर को ना कि बाकायदा अपनी आंखों से देखा, बल्कि उस मंजर को अपने साथ सहा भी। नेहा, बहुत दर्द भरा हादसा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे वो क्या पूरे 5 से 10 सेकंड का जो हुआ था वो आप बताइए, असल में हुआ क्या था उस धमाके में? मैं और मेरी बहन सोने जा रहे थे, तो मेरी छोटी वाली बहन बोलती है कि मैं मुंह धोकर आती हूँ और दूसरी बोलती है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। बस जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकली हैं, 2 मिनट के बाद ही मैंने ऊपर देखा, गेट खुला हुआ था रूम का, एक चिंगारी सी आई और चिंगारी जैसे ही आई एक धम सी आवाज आई और जैसे ही मैं उठी बेड से और मैं इतनी देर में कुछ समझती, मैंने बाहर देखा तो सारी बिल्डिंग नीचे गिर चुकी थी, नीचे गिर गई थी, कुछ रास्ता नहीं था, सीढ़ियाँ नहीं थी। दोनों को आवाजें मारी बहुत जोर जोर से, किसी का जवाब नहीं आया। जब कुछ जवाब नहीं आया तो देखा नीचे कूद कर तो मेरी बहन एक सीढ़ियों के बीच में फंसी हुई थी। भाई को बुलाया, हाँ मलबे में, भाई को बुलाया, भाई ने आके, मैंने आके थोड़ा थोड़ा मलबा हटाया, पर मलबा इतना ज्यादा था और आसपास के लोगों में से कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। नहीं, ये अगर कोई पटाखा वटाखा कुछ होता भी तो एक एक करके जलता ना, उस एक चिंगारी से एक ही आवाज आई, धमकी, और एक ही बार में पूरी बिल्डिंग गिर गई। न्यायालय ने रूबी चौधरी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब जहां ये देखना होगा कि SIT की टीम 4 दिन की पुलिस रिमांड पर रूबी से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जुटाती है, तो वहीं ये देखना होगा कि रूबी पक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनकी अगली रणनीति क्या होगी। कोर्ट के द्वारा अगली तिथि 13 तारीख नियत की गई है। अब ये देखना होगा कि SIT की टीम और रूबी की पक्ष के अधिवक्ताओं की रणनीति के साथ साथ रूबी के परिजन जो देहरादून पहुंच चुके हैं, जिन्होंने साफ तौर पर LBS एकेडमी और SIT की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, आखिरकार वो क्या चाहते हैं। दबाव बना रखा है इस पे। पहले हमारी बच्ची खूब बोलती थी, खूब डराती थी, 3 दिन से हमारी बच्ची बहुत दहल गया। बताओ हम क्या कर सकते हैं?
क्या प्रशासन कर रहा है यहाँ का? कुछ नहीं कर रहा है। वहाँ पर रिमांड की जरूरत नहीं पड़ती, तो रिमांड की जरूरत केवल तब पड़ी आपको अपना लकुना आपने उसको फिल करने के लिए आप रिमांड की मांग कर रहे थे। ये देखना होगा कि रूबी के परिजनों को क्या वास्तव में न्याय मिल पाएगा या फिर ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। पुलिस कैसे फर्जी कहानी को असली वारदात साबित कर देती है, इसकी नजीर बुलंदशहर में देखने को मिली। पुलिस ने गन्ना समिति के 2 डेलीगेट्स के अपहरण का केस दर्ज कर बीएसपी नेता को फंसा दिया। इस मामले में कृपाल सिंह और नेत्र प्रकाश, जिन्हें पुलिस अगवा बता रही है, वो अपने घर में रह रहे हैं और पुलिस को बकायदा शपथ पत्र दिया है कि उनका अपहरण नहीं हुआ। दरअसल जहांगीराबाद शुगर मिल में गन्ना समिति के डायरेक्टर पद के लिए 8 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। मनोज खाल्लौर इसमें प्रत्याशी है। पुलिस फर्जी अपहरण के केस में मनोज की तलाश में दबिश डाल रही है। हैरत की बात है कि अफसर भी इन अपहरणों की बात को फर्जी मानते हैं। एक कांस्टेबल था और जो इंस्पेक्टर साहब कोतवाल साहब जो हैं वो दोनों मुझे साथ ले गए थे और मुझ पर वहाँ एप्लीकेशन लिखवा रहे थे कि अपहरण की एप्लीकेशन रिपोर्ट दर्ज कर। मैं उनसे लिख नहीं रहा था, मैंने कि मुझे पता ही नहीं है, मेरे वो वहाँ गए हुए हैं, तो मेरे साथ मारपीट करने के बाद में एफआईआर दर्ज कर। इस प्रकार से जिनको अपहरित बताया जा रहा है उनका एफिडेविट आ गया है। सीओ साहब यहाँ भी गए थे, उनका कहना है कि हम अपहरण नहीं हुआ है, मेरा स्वेच्छा से हूँ, बट एक दूसरे पक्ष का आरोप है कि इनको ले जाया गया है। तो हमने उनसे कहा है, वो कल तक आ भी जाएंगे, कि आप आइए अपना बयान दीजिए और बताइए सबको पब्लिकली कि मैं स्वेच्छा से हूँ। हालांकि डीजीपी से शिकायत करने के बाद डीजीपी ने बुलंदशहर पुलिस से जवाब मांगा है। कानपुर के बेकनगंज में 2 अपराधी गुटों के बीच हुए गैंगवार में एक हिस्ट्री सीटर सानू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल कानपुर के बेकनगंज थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी सल्लू और कल्लू का पुराना गैंग है। वहीं पर क्षेत्र में ही सानू बदमाश का भी अपना गैंग है। दोनों गैंग कभी एक साथ रहा करते थे, लेकिन वर्चस्व को लेकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और वहीं से दोनों के बीच में रंजिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आखिरकार सानू की मौत के बाद ही थमा। बीती रात सानू जब कीना पार्क के पास से गुजर रहा था, तभी 2 युवक चेहरे पर अंगोछा बांधे मुंह ढक कर आए और एजाजुद्दीन उर्फ सानू बादशाह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे सानू बादशाह वहीं गिर गया और उसके बाद क्षेत्रीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अरे वो सब माफिया लोग हैं भाई, शहर में उनकी चर्चा है, सब एसटीएफ वगैरह उन्हीं के साथ रहती है। किसने मारा गोली? सबलू ने। और 2 लोगों को जो है घर वालों ने नामजद किया है और बाकी विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। गैंगवार के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस उन अपराधियों का सुराग नहीं लगा पाई है। अगर विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़ा गिरोह काम कर रहा है। देवरिया में विदेश में नौकरी का झांसा देकर 60 से 70 युवकों को ठगने का मामला सामने आया है। ठगी के शिकार दर्जनों युवक लार थाने में फरियाद लेकर पहुंचे। युवकों का कहना है कि उन्हें कुवैत भेजने के नाम पर ठगा गया है। एजेंट ने गुमराह किया और पेपर तैयार करने के नाम पर हर युवक से 50 से 60 हजार रूपए लेकर फरार हो गया, जिसके बाद ठगी के शिकार युवकों ने थाने में फरियाद लगाई। हम लोग ठगी शिकार हुआ है कुवैत जाने के नाम पे। पटनजी गाँव का अरविंद दुबे है, उनका लड़का सुजीत दुबे, उन्होंने पैसा लिया 65,000 रुपया। दिल्ली भी बुला के ले गए और फ्लाइट भी नहीं कराए, दोबारा घर पे आ गए और जब पैसा मांगते थे बोलते आज कल देंगे, कल देंगे, कल नहीं पहुँचा देंगे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्दी से जल्दी जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूर्वांचल में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का धंधा काफी पहले से फल फूल रहा है, लिहाजा युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। बागपत पुलिस अमित भूरा को जल्द ही रिमांड पर लेगी। इसके लिए बागपत पुलिस पंजाब के पटियाला पहुंच चुकी है। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड अमित भूरा शनिवार को पंजाब से पकड़ा गया। 16 दिसंबर को बागपत में देहरादून पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद लगातार पुलिस की आंखों में झूठ झोंक रहा था। फरार होते वक्त भूरा और उसके साथी देहरादून पुलिस के AK-47 राइफल और SLR भी लूट ले गए थे। कई महीनों तक पुलिस के नाक में दम करने के बाद आखिरकार भूरा एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मेरठ के काशीराम आवास योजना में लगी आग से अफरा तफरी फैल गई। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। घटना खरखौदा थाना क्षेत्र के लोहिया नगर में बने काशीराम आवास योजना की है, जहां परवेज नाम के शख्स के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप अख्तियार कर लिया,
जिसमें परवेज की पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना में परवेज के घर आए 2 रिश्तेदार की भी मौत हो गई। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। 6 लोगों की डेथ हो गई है, उसमें कुछ बच्चे महिलाएं भी हैं, 2 लोग इंजर्ड हैं जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और किन कारणों से आग लगी उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं। और इसमें जो भी लोग गरीब लोग हैं उनकी डेथ हुई है, उनकी आर्थिक सहायता के लिए भी एडीएम साहब मेरे साथ हैं और प्रशासन पूरा इसमें हम उनको सहयोग करेंगे। आग क्यों लगी ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि इस घटना के बाद इलाके के लोग बेहद आक्रोशित हैं। बिजली विभाग को सबसे ज्यादा चूना सरकारी विभाग ही लगा रहे हैं। ताजा मामला मिर्जापुर से सामने आया है। मिर्जापुर में बिजली उपभोक्ताओं पर 150 करोड़ रुपए बकाया है। इनमें से 5 करोड़ सरकारी विभागों का है। पुलिस विभाग पर 1 करोड़ 9 लाख, पीएससी पर 60 लाख, बेसिक शिक्षा विभाग पर 53 लाख रुपए बकाया है। इसके साथ ही सिंचाई, समाज कल्याण, पीडब्ल्यूडी सहित दर्जनों विभाग हैं जिन्होंने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, जिसके बाद बिजली विभाग नोटिस जारी करते हुए बिजली काटने की चेतावनी दी है। अधिशासी अभियंता के मुताबिक शहर में 6 करोड़ की बिजली खर्च होती है और 5 करोड़ के बिल की ही वसूली हो पाती है। सरकारी विभागों पर कुल हमारा करीब 5.5 करोड़ का बकाया है। देखिए, इसकी वसूली के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। हालांकि बिजली विभाग फिलहाल 18 घंटे बिजली देने और इस गर्मी में भी हर प्रकार का राहत देने का दावा कर रहा है। आरबीआई कल अपनी क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा। माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक में आरबीआई की कोशिश रहेगी कि किस तरीके से महंगाई के बोझ को आम जनता के कंधों से कम किया जाए। माना जा रहा है कि इसके लिए कैश रिजर्व रेशो में कुछ कटौती की जा सकती है। वर्तमान में कैश रिजर्व रेशो 4% है। आरबीआई ने अगले साल मार्च तक रिटेल महंगाई दर 6% तक लाने का लक्ष्य रखा है, जबकि अगले 2 सालों तक रिटेल महंगाई 4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अभी से तैयारी की जा रही है। वहीं बेमौसम बरसात की वजह से आने वाले वक्त में खाद्य महंगाई दर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती खाद्य महंगाई को काबू में लाना है। ऐसे में देखना होगा कि इस समीक्षा बैठक में आखिर आम जनता के लिए क्या राहत निकल के आती है।